हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड के बारे में बताया था। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की तरह आप में से कई लोगों ने मुझसे एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड के बारे में भी पूछा है, इसीलिए आज मैं एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड का डिटेल रिव्यू लेकर हाजिर हूँ। हमेशा की तरह आज मैं इस फंड का डिटेल कंपैरिजन करूंगा। आज हम इस फंड के पोर्टफोलियो से लेकर इसके परफॉर्मेंस की पूरी एनालिसिस करेंगे कि क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्या आपके लिए ये फंड सही है या नहीं, या जो लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए इस फंड से। अगर शॉर्ट में मैं कहूं तो इस वीडियो को देखने के बाद एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड से रिलेटेड आपकी सारी डाउट्स खत्म हो जाएंगी। आप बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक और जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इसके फंड इन्फो को। तो इसका फंड हाउस है एसबीआई म्यूचुअल फंड, जो कि तीसरा सबसे बड़ा फंड हाउस है। कैटेगरी है इसका मल्टी कैप। मल्टी कैप वो फंड्स होते हैं जो कि सभी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, सभी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। इस फंड को लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2004 में, यानी कि ये 16 साल से भी अधिक पुराना फंड है, जो कि एक अच्छी बात है इस फंड के लिए। रिटर्न सिंस लॉन्च की बात करें तो जब से फंड लॉन्च हुआ है इसने 12.81% का दिया है, जो कि अच्छा रिटर्न है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 10,000 करोड़ के लगभग है, जो कि ठीक है। मतलब कि इन्वेस्टर्स इस फंड में ज्यादा अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। टर्नओवर रेशियो की बात करें तो टर्नओवर रेशियो यहाँ पर 44% है। टर्नओवर रेशियो जब 50% से ज्यादा होता है तो उसे अधिक माना जाता है और इसका टर्नओवर रेशियो ठीक है। देखिए, अगर किसी फंड का टर्नओवर रेशियो अधिक है और वो फंड लगातार ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहा है, तब आपको उस फंड के टर्नओवर रेशियो से बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, तब उसको सही माना जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा फंड है और जिसका टर्नओवर रेशियो अधिक है और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उसका परफॉर्मेंस डे बाई डे डाउन होता जा रहा है, तब वो टर्नओवर रेशियो उस कंडीशन में अच्छा नहीं माना जाएगा। इस फंड को मैनेज कर रहे हैं आर श्रीनिवासन। इनके पास 19 ईयर्स से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और ये काफी अच्छे फंड मैनेजर हैं। इनके एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने एमकॉम और एमएफएम किया हुआ है। इनके एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो इन्होंने एसबीआई म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले ये काम कर चुके हैं प्रिंसिपल एएमसी के साथ, ओपेनहाइमर के साथ काम कर चुके हैं और मोतीलाल ओसवाल के साथ ये काम कर चुके हैं। ये एसबीआई के कुछ और फंड को मैनेज करते हैं, जैसे कि एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड, एसबीआई टैक्स एडवांटेज फंड, एसबीआई लॉन्ग टर्म एडवांटेज फंड। तो आर श्रीनिवासन के लिए हम कह सकते हैं कि ये काफी जबरदस्त फंड मैनेजर है और इन्होंने काफी अच्छे से मैनेज किया है इस फंड को। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैरामीटर की ओर, जो कि है इन्वेस्टमेंट डिटेल। तो अगर आप इसमें एसआईपी करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 500 से कर सकते हैं और लमसम आप मिनिमम 5000 से कर सकते हैं। एक्सपेंसेस की बात करें तो डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.81 है और रेगुलर प्लान का यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो 1.75% है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा डायरेक्ट प्लान ही लें, क्योंकि उसमें आपको कम एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं कि एक साल पहले इस फंड का एक्सपेंस रेशियो अराउंड 1% के लगभग था, लेकिन जैसे जैसे एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका बढ़ता गया वैसे वैसे इस फंड ने अपना एक्सपेंस रेशियो कम कर लिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है हम सभी इन्वेस्टर्स के लिए। और मोस्ट ऑफ द फंड के साथ भी यही होता है कि जैसे जैसे एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ने लगता है वैसे वैसे एक्सपेंस रेशियो कम होता है। तो यहाँ पर इस फंड के लिए हम कर सकते हैं कि इस फंड का एक्सपेंस रेशियो काफ़ी अच्छा है। एग्जिट लोड की अगर हम बात करें तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा अगर आप अपना पैसा एक साल के अंदर ही निकालते हैं इस फंड से। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट पैरामीटर को देख लेते हैं, जो कि है एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इक्विटी में 95.5% इन्वेस्टमेंट किया गया है, डेट में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, केवल 0.5, तो उसको हम बहुत कम मानते हैं। और कैश एंड कैश इक्विटी में 4% का इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है, मतलब कि फंड अपने पास टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट का 4% पैसा होल्ड करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट कंप्लीट इन्वेस्टमेंट इक्विटी में ही कर दिया गया है। अब इसका एक रीजन ये है कि यहाँ पर इस फंड में कुछ फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर दिया गया है। जब मैं आपको टॉप 10 होल्डिंग बताऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी फॉरेन कंपनी है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इक्विटी में हमें अधिक एक्सपोजर देखने को मिल रहा है। तो एसेट एलोकेशन की अगर हम बात करें तो इसका एसेट एलोकेशन ठीक है। चलिए अब पोर्टफोलियो एग्रीगेट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जाइंट में कम इन्वेस्टमेंट किया गया है कैटेगरी के कंपैरिजन में 44% का, जबकि कैटेगरी में 50% के लगभग इन्वेस्टमेंट है। और लार्ज कैप की अगर हम बात करें तो लार्ज कैप में फंड में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है 17% के लगभग और कैटेगरी में 16% के लगभग। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में यहाँ पर फंड में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है 36% का और कैटेगरी में 23% के लगभग इन्वेस्टमेंट किया गया है। स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप में फंड में काफी कम इन्वेस्टमेंट किया गया है कैटेगरी के कंपैरिजन में। कैटेगरी में 9% का किया गया है तो फंड में केवल
1% के लगभग ही इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम जाइंट का और लार्ज कैप दोनों का एक्सपोजर ऐड कर देते हैं तो अराउंड 61% का इन्वेस्टमेंट किया गया है बड़ी कंपनीज में। मतलब कि इस फंड में रिटर्न की कैपेबिलिटी अधिक होनी चाहिए कैटेगरी के कंपैरिजन में, और स्मॉल कैप में कैटेगरी के कंपैरिजन में काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट किया गया है। मतलब कि इस फंड में रिस्क भी काफ़ी कम होना चाहिए। बट एज यूजुअल जब हम सभी पैरामीटर्स को देखेंगे तभी मैं आपको बता पाऊंगा कि इस फंड में रिस्क कितना है और रिटर्न कितना है। चलिए अब देख लेते हैं सेक्टर एलोकेशन को कैटेगरी के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर देखिए फंड में और कैटेगरी में दोनों में काफ़ी अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है फाइनेंशियल सेक्टर में। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जितने फोकस्ड कैटेगरी के फंड होते हैं और जो लार्ज कैप फंड है मैक्सिमम में फाइनेंशियल सेक्टर में अधिक इन्वेस्टमेंट किया ही जाता है। एफएमसीजी में यहाँ पर अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, एनर्जी में लगभग बराबर ही इन्वेस्टमेंट है दोनों में, सर्विसेज में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, कम्युनिकेशन में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है और टेक्सटाइल में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है, और बाकी के सेक्टर में यहाँ पर कैटेगरी में अधिक इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलता है कि फंड का और कैटेगरी का डाइवर्सिफिकेशन ऑलमोस्ट लगभग बराबर ही है, बस थोड़ा सा फंड का ज्यादा अच्छा डाइवर्सिफाइड है कैटेगरी के कंपैरिजन में। अगर आप इन सभी सेक्टर के फ्यूचर के बारे में जानना चाहते हैं कि इन सभी सेक्टर में कितना ग्रोथ है तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। बट मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ पर हमको ऑलमोस्ट सभी सेक्टर में काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा फ्यूचर में। अब फ्यूचर में का मतलब है यहाँ पर कि आने वाले 5 से 10 सालों में आपको अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है इन सभी सेक्टर में। चलिए अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरामीटर की ओर जो कि है टॉप 10 होल्डिंग। तो यहाँ पर मैक्सिमम नोन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया है। एचडीएफसी बैंक, पीएनजी, हैजिन एंड हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट है, बजाज फाइनेंस, एवेन्यू सुपरमार्ट, भारतीय एयरटेल, डेविस लेबोरेटरीज, कोटक महिंद्रा बैंक, मुथूट फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन सभी नोन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया और ये सभी कंपनीज काफी अच्छी हैं। अब एसेट एलोकेशन जब मैं आपको बताया था तो मैंने बोला था कि इसमें कुछ फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो यहाँ पर एक अल्फाबेट आईएनसी ऐसी फॉरेन कंपनी है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट किया गया है और ये गूगल की पेरेंट कंपनी है और इस कंपनी में 6.31% का एलोकेशन है। तो टॉप 10 होल्डिंग्स के मामले में हम कह सकते हैं कि ये सभी टॉप 10 होल्डिंग्स काफी अच्छे हैं। कंसंट्रेशन एंड वैल्यूएशन की बात करें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टॉक 25 है। अभी वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये फोकस्ड ओरिएंटेड फंड है, मतलब कि कुछ ही स्टॉक्स पे फोकस करता है, तो इसीलिए यहाँ पर 25 स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट किया गया है। और अगर हम इस फंड की हिस्ट्री को देखें तो जब से ये फंड लॉन्च हुआ लगातार शुरू से ही ये काफी फोकस्ड ओरिएंटेड रहा है, मतलब कि 30 से अधिक स्टॉक में कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है इस फंड में। टॉप 10 स्टॉक्स का कंट्रीब्यूशन 50% है जो कि काफी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा है कि जो टॉप 10 होल्डिंग है वो सभी अच्छे हैं, मतलब कि उन सभी अच्छी कंपनीज में फंड का 50% पैसा इन्वेस्ट कर दिया गया है। टॉप 3 सेक्टर की बात करें तो टॉप 3 सेक्टर में 48% का इन्वेस्टमेंट किया गया और टॉप 3 सेक्टर है यहाँ पर फाइनेंशियल है, एफएमसीजी है और एनर्जी है। इन तीनों में यहाँ पर 48% का इन्वेस्टमेंट किया गया है जो कि काफी अच्छी बात है। प्राइस टू अर्न रेशियो की बात करें तो इसका प्राइस टू अर्न रेशियो 30.50 है जो कि ठीक है। इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो इसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल ग्रोथ ओरिएंटेड है और ये मेनली लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है अपना पैसा। चलिए अब देख लेते हैं परफॉर्मेंस को। तो परफॉर्मेंस में हम देखेंगे ट्रेलिंग रिटर्न को सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए जब से फंड लॉन्च हुआ लगातार इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन 2015 के टाइम पीरियड में और 2015 के कुछ टाइम पीरियड बाद भी इसका परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट बराबर ही रहा है अपने बेंचमार्क के। और फिर उसके कुछ टाइम बाद यानी कि 2016 में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अगेन 2017 के बाद से यहाँ पर थोड़ा सा परफॉर्मेंस इसका बराबर हो गया बेंचमार्क के, और फिर लगातार इसने अच्छा परफॉर्म किया और अगेन एक बार 2019 के कुछ टाइम पहले से डाउन हुआ परफॉर्मेंस और बेंचमार्क के लगभग बराबर ही हो गया है। लेकिन फिर यहां से फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और लगातार ही बीट करता जा रहा है अपने बेंचमार्क को। तो ट्रेलिंग रिटर्न की अगर हम बात करें तो इसका ट्रेलिंग रिटर्न भी ठीक है। एनुअल रिटर्न की बात करें तो 2014 में फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है, 15 में भी अच्छा परफॉर्म किया है अपनी कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क से। 16 में यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है फंड का कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों से। 17 में अगेन फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। 18 की बात करें तो 18 में फंड ने बेंचमार्क से तो अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन कैटेगरी से अच्छा परफॉर्म किया है। और 19 में अगेन फंड ने एक बार फिर से अच्छा परफॉर्म किया है। तो एनुअल रिटर्न के लिए हम कह सकते हैं कि इसका एनुअल रिटर्न काफी अच्छा है, बस केवल 1-2 साल को निकाल दे तो। ईयर वाइज रिटर्न की अगर हम बात करें तो 3 मंथ के टाइम पीरियड में फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, कैटेगरी और बेंचमार्क से कम रिटर्न दिया है। 6 मंथ के टाइम पीरियड की बात करें तो 6 मंथ के टाइम पीरियड में अगेन फंड का रिटर्न कम है कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों से। 1 ईयर की टाइम पीरियड की बात करें तो 1 ईयर के टाइम पीरियड में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ, लेकिन 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में यहाँ पर फंड ने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया है, काफी अच्छा परफॉर्म किया है। फंड ने 7% के लगभग रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी ने 3% के लगभग और बेंचमार्क ने 4% के लगभग। 5 ईयर्स के टाइम पीरियड की बात करें तो 5 ईयर्स के टाइम
पीरियड में अगेन फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है, 10% के लगभग रिटर्न दिया है, जबकि कैटेगरी और बेंचमार्क का 8% के लगभग रिटर्न है। 7 ईयर के टाइम पीरियड की बात करें तो 7 ईयर के टाइम पीरियड में फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों से। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्टार्टिंग के कुछ टाइम में जैसे कि 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर के टाइम पीरियड में फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों से। वहीं पर 3 ईयर्स, 5 ईयर्स और 7 ईयर्स में फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है दोनों कैटेगरी और बेंचमार्क दोनों से। तो इसका मतलब कि आपको हमेशा इस फोकस्ड कैटेगरी की जो फंड है या इस फंड में इस पर्टिकुलर फंड में आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए, यानी कि 3 साल, 5 साल या 7 साल के लिए। अच्छा होगा कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग के कुछ टाइम पीरियड में ये थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। चलिए अब अपने लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर को देख लेते हैं, जो कि है रिस्क मेजर। तो यहाँ पर अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कैटेगरी से काफ़ी कम है और बीटा भी काफ़ी कम है, मतलब कि इस फंड में रिस्क काफ़ी कम है कैटेगरी के कंपैरिजन में। शार्प रेशियो की बात करें तो फंड का शार्प रेशियो काफ़ी अधिक है कैटेगरी के कंपैरिजन में, और अल्फा भी काफ़ी अधिक है फंड का, जबकि कैटेगरी का -0.69 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस फंड में रिटर्न पोटेंशियल भी काफ़ी अधिक है कैटेगरी के कंपैरिजन में। अब इस फंड की कंक्लूजन की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छा फंड है ये, रिस्क इसमें काफ़ी कम है कैटेगरी से और रिटर्न पोटेंशियल इसमें काफ़ी ज़्यादा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। तो ऐसे में अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इन्वेस्ट करते रहें। नए लोग भी इस फंड में आराम से इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हैं। ये मल्टी कैप कैटेगरी का काफ़ी अच्छा फंड है। अब चूंकि ये एक मल्टी कैप फंड है, इसीलिए अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या आप पहले से ही इन्वेस्ट कर रहे हैं इस फंड में, तो आप 7 से 10 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें या कम से कम 5 साल के लिए अपना इन्वेस्टमेंट जरूर प्लान करें। आई होप कि फ्रेंड्स आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने सभी फ्रेंड सर्कल के साथ, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या आप किस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि मैं आपको अपना राय बता सकूं आपके फंड के रिगार्डिंग। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में।